हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक टेक्निकल क्लासेज में। तो आने वाला एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने फिजिक्स का जो 5000 प्लस क्वेश्चन का जो सुपर क्वेश्चन है उसका हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि आने वाला एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर जो मेरे टोटल वीडियो की बात करूँ तो ये हमारा चौथा वीडियो है, और ये चैप्टर की बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा सेकेंड पार्ट है। अगर हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक कर। अगर हम अपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए, और ये आपको वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट में जरूर करके बताइए। चलिए आइए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को साथ साथ स्टूडेंट आप नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में काफ़ी जो है मदद मिल सके, क्योंकि उस समय आपको टाइम जो होता है बहुत कम होता है और आपको बहुत सारे चैप्टर और सारे आपको सब्जेक्ट का रिवीजन करना पड़ता है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? तो ये आपको एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को ये काटती नहीं है विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, और ये सदिश राशि एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। जैसे पूछता है कि विद्युत बल रेखा जो होता है वो धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है, और यहाँ पर ऋण आवेश नज़दीक में कोई नहीं होता है तो आपको सीधे अनंत पर चली जाती है विद्युत बल रेखाएँ। एक क्वेश्चन इससे और पूछ लिया जाता है कि जब विद्युत रेखाएं समांतर होती है तो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपको समरूप हो जाता है। जब विद्युत बल रेखाएं आपको समांतर होगी तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका समरूप हो जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाता है, जो कि ये सबसे अभी तक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूछता है कि ये मान लीजिए ये विद्युत बल रेखाएं हो गया, और इसके जो दिशा में जो भी रेखा खींची जाती है वो आपको धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और इसके विपरीत दिशा मतलब ये विद्युत बल रेखाएं हो गए के एक पॉइंट हो गया जो इसकी दिशा में खींची जाएगी वो पॉजिटिव होगी, और जो इसकी विपरीत दिशा में खींची जाएगी वो आपको निगेटिव हो जाएगी। तो इसको आपको अपने नोट्स में अच्छे से इंक्लूड कर लेना है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो आपका एसआई मात्रक जो होता है वो आपको कूलॉम मीटर होता है। अगर जो आपको डायमेंशन एग्जाम में पूछेगा तो आपको होता है LTI होता है। LTI आपका जो होता है ये सबका डायमेंशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत ध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका होता है W/PE1 - cos थीटा होता है। इस क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन तो आप आराम से पूछ ही लेता है। फ्रेंड मैं ऐसे क्वेश्चन को पिक किया हूँ जिससे रिलेटेड आपको जितना भी क्वेश्चन बनेगा उससे मैं सारे क्वेश्चन को डीपली से बता दूंगा, ताकि आपको जब भी एग्जाम में किसी तरह से आपको क्वेश्चन घुमाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है कि अगर थीटा का मान अगर 0 डिग्री दे दिया जाता है तब आपका विद्युत ध्रुव जो है उसका मान क्या होगा? तो आपको थीटा का मान दे देगा। थीटा cos थीटा का मान होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री तो 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 - 1 यानी 0 हो जाता है, यानी जो आपका यहाँ पर स्थिति ऊर्जा का मान हो जाएगा वो अपन W/0 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 डिग्री पर। सेकेंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि जब विद्युत ध्रुव एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा तो आपको स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का वहाँ पर मान हो जाएगा लंबवत होगा यानी cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो W/PE हो जाएगा, यानी आपको अगर जे लंबवत देगा तो आपको हो जाएगा W/PE, और अगर समांतर देगा तो वहाँ पर 0 हो जाता है। और यहीं पर दे जाएगा अगर विपरीत दिशा में है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा W बराबर है cos 180, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो -1 +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो PE हो जाएगा। ये आपको तीनों टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ये आपको अच्छे से याद कर लेना है और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उसका वेग क्या होता है? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसको अच्छे से देखना है कि जब भी कोई अगर विद्युत क्षेत्र दिया है, अगर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो आपको जो आपका वेग है, वेलोसिटी है, वो आपको घट जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी चालक से 10⁶ यहाँ पर 10⁶ होगा फ्रेंड इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो चालक पर आवेश क्या होगा? तो देखिए आपको ये कैसा होता है, ये आपको होता है Q/Ne होता है। तो यहाँ पर Q का मान पूछ रहा है, Q
का मान पूछ रहा है और n का मान दिया है 10 के पावर 6 दिया है, और आपको n अपॉइंट होता है क्यू ई होता है, और आपको क्यू अपॉइंट एन ई, तो आपको क्यू का मान पूछ रहा है और एन का मान होता है 1.6 क्रॉस में 10 के पावर -19 होता है, और आपको ई का मान दिया है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, तो आपको 19 में से 6 घटा देंगे तो आपको कितना होगा, तो ये आपको हो जाएगा आंसर 1.6 क्रॉस में 10 के पावर -13 हो जाएगा कूलम। ये आपका आंसर हुआ। ये आपको गलत हो गया है, यहाँ पर 3 होगा, 1 इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से देखना है कि आपको क्यू अपॉइंट होता है एन ई। आपको अगर यहाँ पर ई की जगह पर 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 12 की कितना भी आपको आस कर पूछ लिया जाएगा, तो आपको वहाँ पर घबराना नहीं, आपको सीधे फार्मूला का यूज कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसी मात्रक क्या होता है? तो अगर एसी मात्रक की बात करूँ तो आपको होता है वोल्ट मीटर या जूल मीटर प्रति कूलम होता है। ये आपको दो इसका होता है एसआई मात्रक होता है। अगर आपको यहाँ पर सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक से ज़्यादा आपको सीजीएस मात्रक एग्जाम पूछा जाता है, आस्क किया जाता है, तो आपको होता है मैक्सवेल होता है। अगर यहीं आपको बीमा पूछ देगा तो आपको होता है ml² T−3 I−1 होता है। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है विद्युतीय फ्लक्स का। और यहीं पे एक होता है विद्युतीय फ्लक्स घनत्व, तो वो उसका आपका दूसरा हो जाता है। ये आप बहुत सारे स्टूडेंट से पूछिएगा तो आपको घबरा जाएंगे, यानी आपको कन्फ्यूजन में गलत आंसर बता देंगे। विद्युतीय फ्लक्स एवं विद्युतीय फ्लक्स घनत्व में क्या अंतर है, आपको उसको दोनों को डायमेंशन पूछ कर देखिएगा या मात्रक पूछ कर देखिएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं घबरा जाते हैं, वो आपको गलत बता देंगे। तो आपको विद्युतीय फ्लक्स घनत्व को हमने मात्रक बता ही दिया, और उसके फ्लक्स घनत्व की बात करें तो आपके विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके ये इक्वल होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम का डायमेंशन की बात करें तो होता है ml T−3 I−1 होता है। ये आपके विद्युतीय फ्लक्स घनत्व का बी में सूत्र है। ये आपको अच्छे से इंक्लूड कर लेना है। अगर आपको ये जनरली पूछेगा एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत बता देंगे, लेकिन आपको गलत नहीं बताना है। ये वीडियो देखने के बाद अपने नोट्स में अच्छे से इंक्लूड करते चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो आपको होता है 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर विद्युत विभव क्या होगा? तो आपको धनात्मक एवं समरूप हो जाता है। तो विद्युत विभव है वो आपको धनात्मक एवं समरूप हो जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर आपको अगर विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव दो तरह क्वेश्चन पूछता है तो आपको विद्युत क्षेत्र पूछेगा कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होगा? तो आपको विद्युत क्षेत्र जो होता है शून्य हो जाता है, और ये विभव की बात करेगा तो आपको शून्य नहीं होता है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही शून्य होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ही आ ही गया कि विद्युतीय फ्लक्स घनत्व का विमेय सूत्र क्या होता है। तो हमने बताया कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके इक्वल होता है ml T−3 I−1 होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वेंडी ग्राफ जनित्र क्या है? तो ये आपका जो है उच्च जो वोल्टेज है उसी को ये उत्पन्न करता है, जो वेंडी ग्राफ जनित्र है। यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच घुसा दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है? तो किसी भी शीशे की छड़ को अगर आपको संधारित्रों के बीच घुसा देंगे तो आपको जो आपकी धारिता है वो आपको बढ़ जाती है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके अनुक्रमणानुपाती होती है? तो आपकी त्रिज्या के अनुक्रमणानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की जो धारिता है वो आपको त्रिज्या के अनुक्रमणानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संधारित्रों के समांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक संधारित्रों के लिए समान रहती है वह क्या होती है? तो फ्रेंड इससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन बनता है। अगर संधारित्रों में 2 बनता है और 2 आपको प्रतिरोध में बनता है। तो समांतर क्रम में संधारित्रों की अगर ये बात करें तो आपको विभवांतर समान होता है, और अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको आवेश समान होता है, यानी क्यू आप वहाँ पर समान होता है श्रेणी क्रम का। समांतर क्रम की बात करें तो वहाँ पर विभवांतर समान होता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर जो आपको विभवांतर की बात करेगा तो प्रतिरोधों की बात करेगा तो प्रतिरोध में आपको होता है जो समांतर क्रम में जो होता है वो श्रेणी क्रम में चल जाता है, जो श्रेणी क्रम होता है वो समांतर क्रम हो जाता है। ठीक उसके विपरीत होता है, फार्मूला भी उसका विपरीत ही होता है। संधारित्रों की अगर जो
समांतर कलर की बात करें तो आपको होता है C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। और श्रेणी क्रम की बात करें तो होता है आपका 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। ये आपका संधारित्र में होता है। अगर यहीं आपको प्रतिरोधों की बात करेगा तो आपको होता है श्रेणी क्रम का होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। आप सेट प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो उसमें भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और यहीं पर समांतर क्रम बोलेगा प्रतिरोधों को तो आपको होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यानी संधारित्र और जो प्रतिरोध है वो एक दूसरे को ठीक विपरीत होते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।